हेलो एवरीवन, इजी फिजिक्स बाई एन के चैनल पर आप सभी बच्चों का एक बार पुनः स्वागत है। बोर्ड परीक्षा 2021 की प्रायोगिक परीक्षाएं जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं उनसे संबंधित कुछ दिशा निर्देश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने प्रसारित किए हैं। आप सभी बच्चों को बोर्ड परीक्षा में उपस्थित होने से पहले इन सभी दिशा निर्देशों को अच्छे तरीके से समझना होगा। इन दिशा निर्देशों के अकॉर्डिंग ही प्रैक्टिकल एग्जाम्स होने हैं। तो आज के इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे कि 30 नंबर के जो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम हैं उनका डिवाइडेशन किस तरीके से होगा, कितने नंबर का मेजर एक्सपेरिमेंट होगा, कितना टाइम आप लोगों को उसके अंदर मिलना है। तो इन सभी दिशा निर्देशों को आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ना होगा और इनका पालन करना होगा। समस्त शाला प्रधानों को निर्देशित किया जाता है कि निम्नानुसार दिशा निर्देशों का अध्ययन कर विद्यालय की प्रायोगिक परीक्षाएं हैं वो बोर्ड के नियमानुसार संपन्न करवावें। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वर्ष बोर्ड की परीक्षा के अंदर बाहर से आने वाला जो एग्जामिनर है वो नहीं होगा, बाह्य एग्जामिनर नहीं होगा। आपके स्कूल के जो टीचर हैं जो आपको सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वही टीचर्स आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स लेने वाले हैं, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। चलिए सबसे पहले पॉइंट की अपन बात करते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि उच्च माध्यमिक वर्ष 2021 को नियमित विद्यार्थी यानी जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनकी प्रायोगिक परीक्षाएं जो हैं वो 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 30 अप्रैल 2021 के मध्य संपादित करवाई जाएंगी। यानी कि आपके स्कूल के जो टीचर्स हैं वो अपनी सुविधा के अनुसार 1 अप्रैल और 30 अप्रैल के बीच में आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं वो संपन्न करवाएंगे, जिसमें जो भी तारीख है वो आपकी सुविधा अनुसार रखी जाएगी। तो इसके संबंध में आप अपने जो विद्यालय के विषय अध्यापक हैं या आपकी जो प्रिंसिपल सर हैं उनसे आप संपर्क करें। नंबर 2 पे बात करते हैं कि राज्य सरकार द्वारा जारी कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उसकी पूर्ण पालना करनी होगी। प्रायोगिक परीक्षा संपन्न करवाई जाएगी। विद्यालय में परीक्षक और परीक्षार्थी आवश्यक रूप से मास्क पहन करके आएंगे। देखिए आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के अंदर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के द्वारा इंस्पेक्शन भी किया जाएगा, यानी उड़नदस्ते का संचालन भी किया जाएगा। तो आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है कि यदि आप या आपकी जो टीचर हैं वो यदि मास्क पहन करके नहीं आते हैं तो आपके अगेंस्ट आपके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। नंबर 3 के ऊपर है कि विद्यालयों की प्रायोगिक परीक्षा सामग्री है, यानी परीक्षा के लिए जो आवश्यक आंसर शीट्स हैं उसके लिए ग्राफ पेपर्स हैं वो सारे वितरण केंद्रों के माध्यम से प्रेषित कर दी गई हैं। यानी आपका जहां भी आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होना है वहां पर आवश्यक सामग्री है वो पहुंचा दी गई है। यदि विद्यालय की परीक्षा सामग्री के संबंध में किसी प्रकार की कमी होती है तो इसके लिए ये आपसे संबंधित नहीं है, ये आपके स्कूल से संबंधित है, उन्होंने इसकी व्यवस्थाएं कर ली हैं। पॉइंट नंबर 4 की बात करें तो समस्त विद्यालय बोर्ड द्वारा जारी सामग्री, उत्तर पुस्तिकाएं हैं, ड्राइंग शीट्स हैं, ग्राफ हैं, ये सारी की सारी सामग्री हैं वो बोर्ड से पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग परीक्षा के लिए निर्धारित की गई हैं, उन्हीं का उपयोग किया जाएगा। किसी भी प्रकार का कोई भी खाली पेपर आप लोग यूज़ नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार की ब्लैंक सीट आप व्यक्तिगत रूप से यूज़ नहीं करेंगे। जहाँ कहीं भी आपको डायग्राम बनाना है, स्पेशली यदि अपन फिजिक्स के प्रैक्टिकल की बात करें तो जो आप लोगों का प्रिज्म का प्रैक्टिकल है उस प्रिज्म के प्रैक्टिकल में आप लोग जो डायग्राम बनाते हैं उसके लिए भी आप लोगों को अलग से सीट मिलेगी, बोर्ड की निर्धारित सीट, जिसके ऊपर बोर्ड की और आपके विद्यालय की मोहर लगी हुई आवश्यक होनी चाहिए। आज के वीडियो के अंदर अपन चर्चा करेंगे कि कौन कौन से बिंदु हैं जिनके ऊपर आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए और जिनकी कमी की वजह से आपके प्रैक्टिकल के अंक हैं वो काटे जाते हैं। तो उत्तर लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उन सभी बिंदुओं के ऊपर आज अपन चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर बात कही जा रही है पॉइंट नंबर 5 की कि कोरोना महामारी के दृष्टिगत वर्ष 2021 की प्रायोगिक परीक्षाओं में बोर्ड के द्वारा बाह्य परीक्षक नियुक्त नहीं किए जाएंगे। प्रायोगिक परीक्षाओं के लिए विद्यालय में अध्यापन करवा रहे योग्यताधारी विषय अध्यापक और शिक्षक जो हैं वो ही विद्यालयों की प्रायोगिक परीक्षा संपन्न कराएंगे। जिन विद्यालयों में निर्धारित योग्यताधारी शिक्षक नहीं हैं तो ये आपसे संबंधित नहीं है। आपके स्कूल में यदि आपका कोई सब्जेक्ट टीचर नहीं है तो आपकी जो प्रिंसिपल सर हैं वो इसकी व्यवस्था करवाएंगे। ये जो निर्देश नंबर 5 है वो स्कूल के लिए है। इसके बाद में यहाँ पर अगला जो पॉइंट है आपका वो यहाँ पे कह रहा है कि परीक्षा संपन्न करवाने के एक दिन बाद विषयवार अंक जो हैं
यानी जब आप लोगों की प्रैक्टिकल एग्जाम हो जाएगी तो आपकी कॉपियां चेक होने के बाद जो नंबर हैं आपके वो ऑनलाइन भेजे जाएंगे, तो ये भी आपसे संबंधित नहीं है। पॉइंट नंबर 7 कह रहा है कि विद्यालयों की विषयवार नामांकन जो हैं, यानी आपके जो रोल नंबर हैं वो विद्यालय के अंदर भेज दिए जाएंगे, उनके अंदर अपलोड कर दिए जाएंगे। तो आप अपने जो बोर्ड के रोल नंबर हैं, देखिए आपके स्कूल के जो रोल नंबर अगर किसी विद्यालय में जारी हुए हैं तो वो नहीं लिखने हैं, बोर्ड के द्वारा जारी किए गए रोल नंबर ही आप लोगों को लिखने हैं। तो वही जो रोल नंबर हैं वो आपको बोर्ड की लिखित परीक्षा के अंदर यूज़ किए जाएंगे। इसके बाद में निर्देश नंबर 8 कह रहा है कि समस्त विद्यालयों को प्रायोगिक परीक्षा से संबंधित निर्देश पुस्तिका प्रायोगिक परीक्षा सामग्री के साथ भिजवा दी गई है। यानी कि कौन कौन से प्रैक्टिकल जो है वो आपके सिलेबस में हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आपके सिलेबस में हैं, उससे संबंधित सभी जानकारियां हैं वो विद्यालयों में पहुंचा दी गई हैं। पॉइंट नंबर 9 कह रहा है कि सभी शाला प्रधान जो हैं वो विद्यालय की प्रायोगिक परीक्षाओं का जो कार्यक्रम है कि कौन से दिनांक को, कितनी बजे, कौन से वार को और किस विषय का जो एग्जाम है वो होना है, इसके संबंध में जो कार्यक्रम है वो 2 दिन पहले जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय को आवश्यक रूप से भेजी जाएगी। यानी आप जिस भी विद्यालय से, जिस भी जिले से संबंध रखते हैं, उस जिले का जो जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय है वहाँ पर इसकी जानकारी भेजी जाएगी, ताकि जो उड़नदस्ता टीम है वो निर्धारित समय पर आपकी जांच कर सके। तो ये काम भी आपसे संबंधित नहीं है, ये संस्था प्रधान महोदय से संबंधित है। पॉइंट नंबर 10 कह रहा है कि प्रायोगिक परीक्षा के दौरान विद्यालय में संपन्न हो रही विषयवार प्रायोगिक परीक्षा में अनुपस्थित रहने वाले परीक्षार्थी की परीक्षा, देखिए ये आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि यदि कोई बच्चा किसी भी कारणवश अब्सेंट अगर किसी प्रैक्टिकल एग्जाम के दौरान रह जाता है तो उस विषय का जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो सेपरेट नहीं होगा, उसी विद्यालय के अंदर परीक्षक के द्वारा ली जाएगी, अन्य बैच के साथ में ली जा सकती है। इसकी अनुमति है वो आपको प्रिंसिपल साहब से लेनी होगी। अगर कोई बच्चा बीमार हो जाता है या किसी के साथ विशेष आवश्यक कार्य हो जाता है तो आप उस बैच में उपस्थित ना होकर के उस बैच का, उस विषय का जो अंतिम बैच होगा उसके साथ में आप वहां पर उपस्थित हो सकते हैं। इसके बाद में इससे संबंधित और भी कुछ महत्वपूर्ण निर्देश हैं, आप लोगों को ध्यान से पढ़ने चाहिए। किसी भी स्थिति में अन्य परीक्षा या अन्य विद्यालय में जाकर के परीक्षा देने की अनुमति नहीं होगी। ये बात आप लोगों से संबंधित है, आपको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। परीक्षार्थी की अनुपस्थिति, यदि मान लीजिए कोई बच्चा नहीं आ पाता है तो उसको अनुपस्थित मान करके परिणाम घोषित कर दिया जाएगा, जिसके लिए संबंधित विद्यालय तथा संबंधित परीक्षार्थी हैं वो दोनों जिम्मेदार रहेंगे। यदि आप प्रैक्टिकल एग्जाम के दौरान अब्सेंट होते हैं, आपके विषय का अंतिम बैच जो है उसका भी यदि प्रैक्टिकल एग्जाम हो जाता है और तब भी यदि आप उपस्थित नहीं होते हैं तो आपको अनुपस्थित मान करके रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। इसलिए इसके संबंध में कौन से विषय की कितनी तारीख को एग्जाम होनी है आप अपने विद्यालय के टीचर से आवश्यक रूप से सूचना प्राप्त कर लें। समस्त शाला प्रधान है वो विद्यालय की प्रायोगिक परीक्षा का कार्यक्रम है वो विद्यालय के सूचना बोर्ड के ऊपर, सूचना पट के ऊपर चस्पा यानी चिपका देंगे। इनके विद्यालयों में परीक्षार्थियों को भी सूचना की जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 11 कह रहा है कि किसी भी प्रकार की अनियमितता, अनियमितता का मतलब आप समझ रहे हैं, जो बोर्ड के रूल हैं अगर उनका पालन नहीं होता है, नियम विरुद्ध कार्यवाही, आचरण आदि की शिकायत यदि होती है तो पूर्ण विवरण के साथ बोर्ड का जो मेल एड्रेस है वो भी दिया गया है, नियंत्रण कक्ष है, उनके ऊपर आप सूचना कर सकते हैं। यदि किसी विद्यालय के अंदर प्रैक्टिकल एग्जाम के दौरान नकल करते हुए पाया जाता है या किसी भी प्रकार की अनियमितता है तो उनकी शिकायत है वो बोर्ड को इस नंबर पर की जा सकती है। इसके बाद में अगला पॉइंट नंबर 12 आपसे कह रहा है कि बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षा के दौरान जिले के जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं माध्यमिक मुख्यालय प्रायोगिक परीक्षा का निरीक्षण करवाएंगे। देखिए मुख्य रूप से हर स्कूल के अंदर हर सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल एग्जाम के दौरान उड़नदस्ता टीम जो है वो निश्चित रूप से आएगी, इसलिए आप लोग विशेष ध्यान रखें कि आपके पास किसी भी प्रकार का कोई कागज़, कोई नकल की सामग्री, किसी प्रकार का कोई इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है वो आपके पास नहीं होना चाहिए। इसके बाद में अब आप लोगों से संबंधित एक महत्वपूर्ण सूचना है, उसको भी आप लोगों को पढ़ना चाहिए। क्या कह रहा है?
कि विद्यालय की सभी विषयों की प्रायोगिक परीक्षाएं संपन्न होने के बाद जब आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम्स कंप्लीट हो जाएंगी तो उसके बाद में विषयवार प्रायोगिक परीक्षाओं की जो उत्तर पुस्तिकाएं हैं, आंसर सीट हैं, वो आप लोगों के स्कूल का कार्य है, आप लोगों से संबंध नहीं है। उनको बांध करके, बोरे में बांध करके और उनको बोर्ड को भेज दिया जाएगा। इसके बाद में पॉइंट नंबर 14 भी आपसे संबंधित नहीं है। आगे चलते हैं। तो इन सभी बातों का आप लोगों को ध्यान रखना है, ये सारे बोर्ड के दिशा निर्देश हैं। अब अपन बात करते हैं कि आप लोगों को प्रैक्टिकल एग्जाम के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अपन बात करते हैं विशेष रूप से फिजिक्स की। देखिए, फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स में जो आपका अंक निर्धारण है वो कुछ इस तरीके से होगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि आपका जो सब्जेक्ट कोड है वो 40 है। क्लियर है। इसके बाद में फिजिक्स के इंस्ट्रक्शन की अपन बात करते हैं कि अंक विभाजन किस तरीके से होगा और कितना समय आप लोगों को मिलेगा। देखिए, प्रैक्टिकल शुरू होने से पहले मैं आपको पूरी प्रोसेस बता देता हूँ कि एक टेबल के ऊपर आपकी जितनी भी, एक बैच में मान लीजिए 15 स्टूडेंट हैं तो 15 आंसर सीट रखी होंगी। उन आंसर सीट के पहले पेज के अंदर की तरफ उद्देश्य लगा हुआ होगा। जो भी आपके एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट लगा हुआ होगा। तो आपको बच्चों को रैंडमली एक एक करके आंसर शीट दे दी जाएंगी। तो जब आप अपनी पहली आंसर शीट लेंगे तो उस आंसर शीट में जो बड़ा एक्सपेरिमेंट लिखा होगा वो एक्सपेरिमेंट की टेबल के ऊपर आप लोगों को सबसे पहले जाना होगा। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं कि आपको एक सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल में, यानी फिजिक्स के प्रैक्टिकल में जो टोटल टाइम है वो आपको 4 घंटे का मिलने वाला है और टोटल फिजिक्स का जो प्रैक्टिकल है वो 30 नंबर का होने वाला है। अब इसका जो अंक विभाजन है और समय का विभाजन है वो किस तरीके से होगा। आपको टोटल 4 काम करने होंगे। एक बड़ा एक्सपेरिमेंट जो आप लोगों ने अपनी रिकॉर्ड में, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में लिखा होगा वो 10 नंबर का होगा और ये जो 10 नंबर है वो भी अलग अलग भागों में डिवाइड होंगे। कौन से पार्ट का कितना नंबर है उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले। और इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आपको 150 मिनट्स का समय मिलेगा। 150 मिनट्स का मतलब कितना होता है, 2 घंटे 30 मिनट का, यानी 2.5 घंटे का समय है वो आप लोगों को इस बड़े एक्सपेरिमेंट को करने के लिए मिलेगा। उसके बाद में आपकी जो आंसर शीट है उसके ऊपर 2 एक्टिविटी लिख दी जाएंगी। पहले सेक्शन में जो एक्टिविटी होगी उसके साथ में कोड नंबर A1, A2, A3 या A4 ऐसे करके कुछ लिखा होगा। दूसरे सेक्शन की जो एक्टिविटी है उसके आगे B1 या B2 या फिर B3 इस तरीके से लिखा होगा। तो आपको दोनों सेक्शन में से एक एक एक्टिविटी है वो करनी है। एक्टिविटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपके जो इंटरनल टीचर हैं वो कर देंगे, क्योंकि इस वर्ष एक्सटर्नल टीचर की व्यवस्था बोर्ड ने नहीं करी है। दोनों एक्टिविटी आपको अपनी कॉपी में लिखनी है। अगर एक एक्टिविटी भी अगर आप नहीं लिखते हैं तो 5 नंबर आपके चले जाते हैं। तो दोनों एक्टिविटी मिलकर के आपको 10 नंबर दिलवाएंगी और ये जो एक्टिविटी का काम है वो आपको 60 मिनट के अंदर, यानी 1 घंटे के अंदर आपको कंप्लीट करना है। तो कुल मिलाकर के 3.5 घंटे का काम जो है वो आपको अपनी कॉपी में करना है। तो आपकी जो कॉपी होगी, थ्योरी की जो प्रैक्टिकल एग्जाम लिखने की कॉपी होगी, उसमें आपको ये 2 काम करने हैं। उसके बाद में जो रिकॉर्ड आप लोगों ने तैयार किया है वो रिकॉर्ड आपका 5 नंबर का होगा। कितना साफ सुंदर तरीके से किया है आपने, कितने अच्छे तरीके से उसको टाइम के अकॉर्डिंग चेक करवाया है, इन सभी बातों का ध्यान रखा जाएगा। उसके बाद में आपने जो प्रयोग किया है, आपने जो एक्टिविटी करी है, उनसे संबंधित मौखिक प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और ये मौखिक प्रश्न होंगे वो भी 5 नंबर के होंगे। और इस कार्य के लिए आपका प्रैक्टिकल रिकॉर्ड चेक करने के लिए, आपका वाइवा मौखिक परीक्षा लेने के लिए 30 मिनट का समय मिलेगा। यानी टोटल मिलाकर के आपको 4 घंटे का समय प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए मिलना है। तो एक दिन में 1 बैच या 2 बैच अधिकतम लिए जा सकते हैं। एक बैच में जो बच्चों की संख्या है वो आपके स्कूल की लेबोरेटरी के अकॉर्डिंग होगी। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन हैं, ये इंग्लिश में लिखे गए हैं। इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं वो वीडियो की स्क्रीन को पॉज करके और इनको अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। अपन आगे चलते हैं। ये सारे इंस्ट्रक्शन हैं वो आप लोगों को पढ़ लेने चाहिए। आगे चलते हैं। देखिए, इंग्लिश के इंस्ट्रक्शन आप लोगों को पढ़ने हैं। उसके बाद में अपन हिंदी मीडियम की बात करेंगे। ये सारे इंस्ट्रक्शंस आप स्क्रीन को पॉज करके पढ़ सकते हैं। हिंदी मीडियम के लिए अपन चर्चा करने वाले हैं। देखिए, ये जो वृहद प्रयोग है
बड़ा प्रयोग है, उस बड़े प्रयोग के अंदर आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, एक एक चीज़ आपको अच्छे तरीके से लिखनी है। क्योंकि अगर आप अपनी कॉपी में गलत काम कर लेते हैं, कुछ करेक्शन कर लेते हैं, गलतियां कर देते हैं, तो डेफिनेटली आपको आपकी जो मार्क्स हैं वो काटे जाएंगे। इसलिए कॉपी का काम है वो बिल्कुल निर्देशों के अनुसार नीट एंड क्लीन होना चाहिए। सबसे पहला है कि वृहद प्रयोग है वो भाग्य प्रणाली के द्वारा दिए जाएंगे। जैसा मैंने आपको बताया था, लॉटरी सिस्टम के द्वारा आपको प्रयोग अलॉट किया जाएगा। बैच में निर्धारित छात्र जो हैं उन्हीं के अनुसार उत्तर पुस्तिकाओं में प्रयोग लिखा जाकर भाग्य प्रणाली के द्वारा आवंटित किया जाएगा। रोल नंबर के अकॉर्डिंग क्रम संख्या से आपको एक्सपेरिमेंट्स नहीं मिलेंगे। नंबर 2 पे यथासंभव एक प्रयोग है वो प्रत्येक बैच में एक ही विद्यार्थी को दिया जाना चाहिए। यानी कि अगर आपके एक बैच में आप 20 स्टूडेंट हैं तो आप सभी को 20 प्रयोग हैं वो अलग अलग दिए जाएंगे। लेकिन यदि आवश्यकता अगर है तो फिर आपको लैब की जो कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग एक प्रैक्टिकल है वो 2 बच्चों को भी अलॉट किया जाएगा। लेकिन इन दोनों बच्चों के लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट की व्यवस्था करी जाएगी, अलग अलग, एक टेबल के ऊपर एक ही बच्चा रहेगा। एक बैच में निर्धारित छात्र संख्या के अनुसार प्रयोगशाला में उपलब्ध प्रयोग की संख्या का निर्धारण प्रारंभ में ही कर लिया जाएगा। आवंटन प्रयोग को यदि परीक्षार्थी के द्वारा प्रायोगिक रिकॉर्ड में लिखा गया है तो यथासंभव उसे नहीं बदला जाएगा। ठीक है, अति आवश्यक अगर है तो आप 2 अंक काट करके भाग्य प्रणाली के द्वारा प्रयोग को एक बार बदला सकते हैं। कोई एक्सपेरिमेंट आपको मिला, आपको वो एक्सपेरिमेंट बिल्कुल भी नहीं आता है तो आपके 2 नंबर वहीं कट जाते हैं और आपका अब जो प्रैक्टिकल जो 30 नंबर का था वो 28 नंबर का रह जाएगा और आपको दूसरा प्रैक्टिकल दे दिया जाएगा। लेकिन एक बार अलॉटमेंट होने के बाद अब आप ये नहीं कह सकते कि सर ये प्रैक्टिकल भी मुझे नहीं आता, दोबारा प्रैक्टिकल बदलने की कोई व्यवस्था नहीं है। नंबर 4 की बात करते हैं कि यदि प्रयोगशाला में किसी प्रयोग के लिए उपकरण उपलब्ध नहीं है तो प्रयोग बिना अंक काटे उसे बदला जा सकेगा। कोई एक्सपेरिमेंट आपको दे दिया, अगर उससे संबंधित एक्सपेरिमेंट का जो सर्किट है, जो इंस्ट्रूमेंट है, अगर वो आपकी लेबोरेटरी में नहीं है तो बिना अंक काटे आपको दूसरा एक्सपेरिमेंट है वो दे दिया जाएगा। बड़ा प्रयोग जो है, वृहद प्रयोग है, उसको पूरा करने का निर्धारित समय 150 मिनट का है, अधिक समय नहीं दिया जाएगा। वृहद प्रयोग है उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन कौन से पार्ट आप लोगों को लिखने हैं, कौन कौन सी गलतियां हैं जो उसके अंदर आपको ध्यान रखनी है, नहीं करनी है। वृहद प्रयोग जो होगा उसमें निम्न शीर्षकों के अंतर्गत लिखा जाएगा। नामांकित चित्र आपको लिखना है, प्रकाश किरण चित्र आप लोगों को लिखना है और धारा की दिशा प्रदर्शित करनी है। मान लीजिए कि यदि आप कोई एक एक्सपेरिमेंट का डायग्राम बनाते हैं, इस तरीके से आप कोई एक्सपेरिमेंट का डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पे आपने धारा नियंत्रक लगाया। मैं मीटर सेतु की बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो मीटर सेतु का आप लोग यदि एक्सपेरिमेंट बनाते हैं तो आप लोगों को इसके अंदर, जैसे आपने ये स्विच लगाया है, अगर ये कुंजी बंद है, के आपने लिख दिया, बैटरी के साथ में प्लस माइनस लिखना होगा, यहाँ पे धारा नियंत्रक के नीचे RH लिखना होगा। जब आपने स्विच को ऑन कर रखा है, करंट इसमें बह रहा है, तो 100% आपको करंट की डायरेक्शन इसके अंदर दिखानी होगी। यदि आप करंट की डायरेक्शन नहीं दिखाते हैं तो नंबर काटे जाएंगे। विशेष ध्यान रखने वाली बात यह है कि कई बार मैंने देखा है कि बच्चे जो ये जो धारा नियंत्रक यहाँ पे काम में लेते हैं, इस धारा नियंत्रक के ऊपर यहाँ पे इसे टच नहीं करते हैं, इस तरीके से इसको दूर छोड़ देते हैं, इस तरीके से बना करके ये ऊपर वाला एरो ऐसे दूर छोड़ देते हैं, कनेक्शन यहाँ पे कनेक्ट नहीं होता है, तो उस सिचुएशन में आपका जो डायग्राम है वो भी गलत माना जाएगा। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। यदि आपने प्रिज्म वाला प्रैक्टिकल किया है या लेंस या दर्पण से संबंधित प्रयोग किया है तो प्रकाश के आने की दिशा और निर्गत की दिशा, यानी प्रकाश की दिशा आप निश्चित रूप से दिखाएंगे, धारा की दिशा है वो भी आप जरूर दिखाएंगे। नंबर 2 के प्रयोग की अपन बात करते हैं कि सिद्धांत, नियम, सूत्र, प्रयुक्त संकेतों का अर्थ स्पष्ट करते हुए जिन मात्रकों में संकेत मापे गए हैं उन्हें देना भी आवश्यक है। मान लीजिए आपने लंबाई नापी है तो आप लोगों को 100% उसके आगे मात्रक लिखना होगा। यदि आपने प्रतिरोध नापा है तो आपको उसके आगे उसका मात्रक है वो ओम आपको लिखना होगा। यानी मात्रकों का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। प्रेक्षण सारणी जो है
तालिकाबद्ध है, मय इकाई लिखी जानी चाहिए, यानी आप उसमें लंबाई नाप रहे हैं तो 100% आपको उसके साथ में उसका मात्रक जो मीटर है या सेंटीमीटर है व्हाटएवर मात्रक आप लोगों को लिखना होगा। इनकी संख्या प्रयोग में वर्णित संख्या के अनुसार तथा एक प्रेक्षण के ऊपर दूसरा प्रेक्षण नहीं लिखा जाना चाहिए। विशेष ध्यान देनी है, आप जब ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे, ऑब्जर्वेशन टेबल में आप रीडिंग लिखेंगे, आपने यहाँ पे 5 सेंटीमीटर लिखा, बाद में आप इसको इस तरीके से काट करके उसी के ऊपर 6 सेंटीमीटर लिखते हैं, ओवर राइटिंग आपकी नहीं होनी चाहिए। यानी मैं कहना चाहूँगा कि आपकी कॉपी में कहीं पर भी काटा पीटी नहीं होनी चाहिए। अगर काटा पीटी होती है तो निश्चित रूप से आपके अंक वहाँ से काटे जाएंगे। आगे कह रहा है कि प्रेक्षणों में से एक प्रेक्षण परीक्षक को दिखाया जाना आवश्यक है। आपकी जो कॉपी होगी उसमें एक रीडिंग जो आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट के अंदर ले रखी है उसको आपको चेक करवानी है। आपके जो टीचर हैं वो उसके ऊपर राउंड करेंगे और उसके ऊपर अपने छोटे से सिग्नेचर भी करेंगे। तो आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है कि ये यहाँ पे सर ने क्या कर रखा है। वो सिग्नेचर यदि आपके ऊपर नहीं है, आपकी कॉपी में सिग्नेचर नहीं है, तो आपका प्रैक्टिकल है वो अधूरा माना जाएगा। आगे कह रहा है कि लेखा चित्र खींचने की स्थिति में पैमाने का निर्धारण है वो अंकित कर लिए गए जो प्रेक्षण हैं उनके आधार पर लेखा चित्र बनाया जाए। प्राप्त निष्कर्ष हैं उनको शब्दों के रूप में भी व्यक्त किया जाना चाहिए। जब आप ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ के अंदर आप लोगों को पैमाने का विशेष प्रयोग करना है, विशेष ध्यान रखना है। यदि आप पैमाना नहीं लिखते हैं तो आपका ग्राफ है वो अधूरा माना जाएगा। गणना के अंतर्गत दिए गए सूत्र में प्रेक्षण से प्राप्त सही मान लिखें। ऐसा नहीं है कि आपने ऑब्जर्वेशन टेबल के अंदर कुछ अलग मान लिख रखे हैं और जब आप कैलकुलेशन कर रहे हैं दैट टाइम आपने नकल करके कहीं से गलत मान रख दिया है। तो आपकी ऑब्जर्वेशन टेबल के मान और गणना के जो मान हैं वो दोनों मैच होने बहुत ज़रूरी हैं, इस बात का ध्यान रखें। परिणाम प्राप्त होने के लिए अंतिम पद तक सही गणना की जानी चाहिए। एक भी गणना यदि आपकी गलत हो जाती है तो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो गलत प्राप्त होंगे और प्रयोग है वो अधूरा रह जाएगा। परिणाम है वो ऐसा ही मात्रक के साथ में लिखना होगा। सावधानियां तथा त्रुटियों के कारण संक्षिप्त में वर्णन किए जाने चाहिए। अधिकतम आपको 2 सावधानियां जो हैं वो ध्यान रखनी है। इसके बाद में प्रयोग करते समय प्रेक्षण परीक्षक को दिखाकर हस्ताक्षर न करवाने की स्थिति में प्रयोग अपूर्ण माना जाएगा। यदि आपने प्रयोग किया और आपने अपने टीचर से उसे चेक नहीं करवाया, राउंड नहीं करवाया, उस पर सिग्नेचर नहीं करवाए तो प्रयोग है वो अपूर्ण माना जाएगा। प्रयोग अपूर्ण होने पर चित्र सूत्रों के लिखने के अधिकतम 50% अंक ही दिए जा सकेंगे। यानी जो 10 नंबर का प्रैक्टिकल है अगर उस पर सिग्नेचर नहीं है तो वो अब आपका केवल मात्र 5 अंकों का रह जाएगा। ध्यान रहे बोर्ड के अंदर कुछ कॉपियां हैं वो रैंडमली चेक की जाती हैं, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। प्रयोग के अंतर्गत अंक विभाजन की जानकारी, कौन कौन सा पार्ट है वो कितने नंबर का है इसकी जानकारी है वो परीक्षार्थियों को आवश्यक रूप से दी जानी चाहिए। और श्यामपट जो आपकी लेबोरेटरी के अंदर बोर्ड है उस बोर्ड के ऊपर भी ये बातें लिखी हुई रहेंगी। परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी आपस में बिल्कुल भी बात न करें। परीक्षा समाप्ति के पश्चात प्रयोगशाला छोड़कर न जाएं। ऐसा नहीं है कि एक्सपेरिमेंट पूरा हो गया तो आप सर से बिना पूछे ही लेबोरेटरी छोड़ देते हैं। अगर फ्लाइंग आपके लैब में आती है और उस समय अगर आप अपनी लेबोरेटरी में उपस्थित नहीं पाए जाते हैं तो आपको वहाँ पे अनुपस्थित मार्क किया जा सकता है। क्रियाकलाप संबंधित निर्देश, वो जो छोटी एक्टिविटी हैं जो 5-5 नंबर की एक्टिविटी हैं उन दोनों के संबंध में क्या निर्देश हैं वो भी अपने को पढ़ने चाहिए। एक उपकरण एक ही परीक्षार्थी को दिया जाए, अतः बैच के निर्धारित छात्रों की संख्या के अनुसार व्यवस्थित किए जाने चाहिए। प्रत्येक बैच में छात्र और छात्राएं क्रियाकलाप के अंतर्गत किए गए कार्यों को परीक्षक के द्वारा परीक्षार्थी को पूर्व में ही बताया जाना चाहिए। उन्हें श्यामपट्ट के ऊपर भी लिखा हुआ होना चाहिए। कौन सा पार्ट कितने नंबर का है ये बोर्ड पे लिखा हुआ होगा। एक क्रियाकलाप को पूरा करने में 30 मिनट का समय मिलेगा। पहले सेक्शन में जो एक्टिविटी आपको मिली है वो 30 मिनट के अंदर पूरी करनी है। 30 मिनट के बाद आप लोग यहाँ से दूसरी बेंच पर चले जाएंगे, जो बी सेक्शन की टेबल है उस पर चले जाएंगे। समयावधि पूरी होने पर घंटी बजाने पर परीक्षार्थी जो हैं वो अगले क्रियाकलाप के लिए, अगले अनुभाग के लिए, अगला प्रैक्टिकल या अगली एक्टिविटी करने के लिए चले जाएंगे। इस प्रकार निर्धारित समय 60 मिनट के अंदर प्रत्येक परीक्षार्थी है वो 2 क्रियाकलाप प्रत्येक अनुभाग से एक, ध्यान रहे
दोनों एक्टिविटी है वो एक ही सेक्शन से नहीं होनी चाहिए, दोनों एक्टिविटी है वो अलग अलग सेक्शन से होनी चाहिए। आप लोगों ने अपने रिकॉर्ड में लिख भी रखी हैं कि कौन से सेक्शन में से कौन सी एक्टिविटी आपको करनी है। इसमें किसी भी स्थिति में समय अवधि बढ़ाया जाना संभव नहीं है। एक क्रियाकलाप की अवधि में दूसरा क्रियाकलाप प्रारंभ ना करें। पहले क्रियाकलाप के लिए 30 मिनट हैं, दूसरे क्रियाकलाप के लिए 30 मिनट हैं। पहला क्रियाकलाप आप लोगों ने 15 मिनट में कंप्लीट कर लिया, तो ऐसा नहीं है कि अब बचे हुए जो 15 मिनट हैं उसमें आप दूसरी एक्टिविटी लिखना शुरू कर दें। ऐसा नहीं करना है। अगर आपने 15 मिनट में अपना कार्य पूरा कर लिया है तो 15 मिनट आपको वेट करना है। जब घंटी बजेगी तभी आप दूसरे सेक्शन की एक्टिविटी करने के लिए जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण ध्यान दें, प्रत्येक क्रियाकलाप में वर्णित कार्य को पूरा करने पर परीक्षार्थी द्वारा लिए गए पाठ्यांक की जांच अनिवार्यतः परीक्षक के द्वारा करवाया जाना आवश्यक है। प्रत्येक परीक्षार्थी है वो क्रियाकलाप में लिए गए प्रेक्षणों को परीक्षक को दिखाकर और हस्ताक्षर करवा ले। ये बच्चे की जिम्मेदारी है, ये स्टूडेंट की जिम्मेदारी है, ये परीक्षार्थी की जिम्मेदारी है। परीक्षार्थी महोदय द्वारा निर्धारित समयावधि 30 मिनट में बैच के सभी परीक्षार्थियों के जो पाठ्यक्रम हैं वो लेकर उनकी सीट के ऊपर अपने सिग्नेचर किए जाएंगे। यदि आपकी सीट के ऊपर सिग्नेचर नहीं है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी आप लोगों की रहेगी। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो प्रैक्टिकल का रिकॉर्ड है, जो आप लोगों ने प्रैक्टिकल का रिकॉर्ड तैयार किया है वो 5 नंबर का होता है। उसके जो 5 नंबर हैं वो किस तरीके से डिवाइड किए जाएंगे। प्रयोगों का जो रिकॉर्ड है वो स्वच्छ होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए और स्पष्ट लेखन होना चाहिए, 1 नंबर मिलेगा। प्रायोगिक कार्य जंचवाने की नियमितता, देखिए नियमितता, रेगुलरिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अंतिम दिन जाकर के आप लोगों ने सारे प्रैक्टिकल एक साथ चेक करवा लिए। हर एक प्रैक्टिकल के बाद में अलग अलग डेट्स लगी होनी चाहिए, उसके बाद में आपको 1 नंबर मिलेगा। परीक्षार्थी के द्वारा निर्धारित संख्या में वृहद प्रयोग और क्रियाकलाप यदि किए गए हैं, यदि प्रयोगों की संख्या और क्रियाकलाप की संख्या कम है तो आपके अंक काटे जाएंगे। मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि कम से कम आप लोगों को 6 एक्सपेरिमेंट पहले सेक्शन में से और 6 एक्सपेरिमेंट दूसरे सेक्शन में से अपनी कॉपी में लिखने चाहिए। 3 एक्टिविटी पहले सेक्शन में से और 3 एक्टिविटी हैं वो दूसरे सेक्शन में से लिखनी चाहिए। इतना काम यदि आपकी कॉपी में कंप्लीट है तो ही आप इन 3 नंबर के लिए हकदार हैं। चलिए उसके बाद में बात करते हैं कि मौखिक परीक्षा की। मौखिक परीक्षा जो है वो भी आप लोगों के 5 नंबर की होती है। परीक्षक के द्वारा परीक्षार्थियों के द्वारा किए गए जो वृहद प्रयोग है और 2 क्रियाकलाप है उनसे संबंधित मौखिक प्रश्न ही पूछे जाने चाहिए। केवल प्रैक्टिकल से संबंधित प्रश्न ही पूछे जाने चाहिए। लेकिन कदाचित ऐसा होता है कि कई बार जब आप उन प्रश्नों के आंसर नहीं दे पाते हैं तो एग्जामिनर जो है वो आपसे पाठ्य पुस्तक के प्रश्न भी पूछ लेता है। इसके बाद में कुछ सामान्य निर्देश हैं, परीक्षार्थी हेतु सामान्य निर्देश हैं। अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर आपके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा के दौरान परस्पर वार्तालाप नहीं करें। किसी भी प्रकार की कठिनाई अनुभव होने पर जो प्रयोगशाला सहायक हैं या आंतरिक या बाहरी परीक्षक हैं उनसे आप बेझिझक सीधे बात कर सकते हैं, उनकी सहायता ले सकते हैं। किसी भी प्रकार की नकल सामग्री का प्रयोग आप लोग नहीं करेंगे। आगे कह रहा है कि उत्तर पुस्तिका में सभी प्रविष्टियां बॉल पेन से, स्याही के पेन से अंकित करें, पेंसिल से नहीं करें। जो भी आप लोग अपने कॉपी के फ्रंट पेज के ऊपर आप एंट्री कर रहे हैं, जहां पे आपको अपने रोल नंबर है, आपका विषय है, दिनांक है, समय है, बैच है, नाम है, विद्यालय का नाम है, ये सब आप लोगों को पेन से पूरे करने हैं। मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। प्रयोगशाला की परीक्षा समाप्ति की स्थिति में छोड़ें। परीक्षा समाप्त होने पर उत्तर पुस्तिकाएं परीक्षक महोदय को जमा करवा दें और उसके बाद ही बाहर निकलें। क्लियर है। इसके बाद में ये कुछ सामान्य निर्देश हैं। इन निर्देशों को भी आप लोगों को अपनी स्क्रीन है इसको पॉज करके पढ़ लेना चाहिए। इसके संबंध में अपन ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। चलिए, तो ये थे आप लोगों के फिजिक्स से संबंधित कुछ दिशा निर्देश जिनको आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। अब अपन बात करते हैं कि आपका जो बड़ा एक्सपेरिमेंट है 10 नंबर का, उसके अंक जो है वो किस तरीके से विभाजित होते हैं। 150 मिनट का समय मिलेगा, 10 नंबर होंगे। स्वच्छ, आनुपातिक और दिशा सहित यदि आप नामांकित चित्र बनाते हैं, केवल जो डायग्राम है वो आप लोगों का 1.5 नंबर का रहेगा। अगर स्वच्छ चित्र है तो आधा नंबर मिलेगा, आनुपातिक है
आकार जो है वो उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लोग उसमें बहुत एक जो कुंजी है उसको तो आप इतनी बड़ी बना दें और जो धारा नियंत्रक है उसको आप इतना छोटा सा बना दें, तो ये आनुपातिक चित्र नहीं होगा। आनुपातिक चित्र होना चाहिए। तो 1.5 नंबर का आप लोगों का केवल मात्र डायग्राम है। सूत्र है, सिद्धांत है, नियम है, इनको प्रतीकों के साथ में लिखना है। यदि प्रतीक नहीं लिखते हैं, मात्रक नहीं लिखते हैं तो आधा अंक काटा जाएगा और कुल मिलाकर के आपका जो सिद्धांत है वो 1.5 नंबर का रहेगा। प्रेक्षण सारणी जो है उसमें प्रेक्षणों को सही तरीके से नहीं लिखने पर आधा अंक काटा जाएगा। प्रेक्षण के साथ इकाई नहीं, यदि आप यूनिट मात्रक नहीं लगाते हैं तो आधा अंक काटा जाएगा और वांछित संख्या में प्रेक्षण नहीं है तो फिर आधा अंक काटा जाएगा। तो आपके टोटल 6 रीडिंग आप लोगों को अपने मेजर एक्सपेरिमेंट में लेनी है। ये जो प्रेक्षण सारणी है वो 3 नंबर की रहेगी। इसके बाद में आगे चलते हैं गणना में। गणना जो है उसमें सूत्र का सही मान लिखना है। परिणाम प्राप्त करने पर अंतिम पद तक सही गणना होनी चाहिए, लास्ट रिजल्ट तक। ग्राफ पेपर बनाना है और उसके दोनों और आवश्यकता हो तो आनुपातिक रूप से अंक विभाजन किए जाएंगे। तो 2 नंबर की आप लोगों की कैलकुलेशन रहेगी और ग्राफ भी रहेगा। ग्राफ जो है वो गणना के अंदर ही इंक्लूड माना जाता है। यदि किसी प्रयोग में गणना नहीं है, जैसे मान लीजिए आप लोगों का जो प्रिज्म का प्रैक्टिकल है, तो प्रिज्म के प्रैक्टिकल के अंदर क्या करते हैं, एक तरफ अपन आपतन कोण लिखते हैं और एक तरफ अपन विचलन कोण लिखते हैं। तो ये आप लोगों की प्रेक्षण सारणी हो जाएगी, लेकिन इसमें किसी प्रकार की कोई कैलकुलेशन नहीं है। तो उस स्थिति में गणना के जो नंबर हैं वो प्रेक्षण के अंदर जोड़ दिए जाएंगे। निष्कर्ष की बात करते हैं। परिणाम जो है, निष्कर्ष है वो सही इकाई के साथ, सही मात्रक के साथ नहीं लिखा होने पर आधा अंक कटेगा और परिणाम है वो आप लोगों का 1 नंबर का रहेगा। सावधानियां या त्रुटियां हैं, इस वर्ष के लिए न्यूनतम 4 लिखी गई हैं। आज दिन तक हमेशा सावधानियां मिनिमम 2 लिखवाई जाती थी, अब आपको 4 सावधानियां लिखनी है। 4 सावधानियां आप लोगों को न्यूनतम लिखनी है और ये जो सावधानियां लिखना है ये भी आप लोगों का 1 नंबर का कार्य रहेगा। तो कुल मिलाकर के जो मेजर एक्सपेरिमेंट है वो 10 नंबर का हो जाता है। एक्टिविटी के अंदर अंक विभाजन की बात करते हैं। ये सारी बातें आप लोगों को अपने विद्यालय के बोर्ड के ऊपर, लेबोरेटरी में बोर्ड के ऊपर लिखी हुई मिलेंगी, लेकिन आपको इनका ध्यान रखना चाहिए। क्रियाकलाप जो है वो प्रत्येक क्रियाकलाप 30 मिनट का होगा और प्रत्येक क्रियाकलाप है वो 5 नंबर का होगा। उसमें नामांकित चित्र बनाना है और डायरेक्शन बनानी है। 1 नंबर का प्रेक्षण लेना है और प्रेक्षण सारणी लेनी है। 2 नंबर की गणना कैलकुलेशन करनी है 1 नंबर की और परिणाम लिखना है 1 नंबर का। लेकिन कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं उनमें यदि गणना का पोर्शन नहीं है तो गणना के जो अंक हैं, जो 1 नंबर गणना का है वो आपका प्रेक्षण सारणी में जोड़ दिया जाएगा। तो ये जो प्रेक्षण है वो यहाँ पे 3 नंबर के हो जाएंगे। देखिए आप लोगों की जब कॉपियाँ चेक होंगी तो इन सभी अंक विभाजन का विशेष ध्यान रखा जाएगा। इस बात को आप लोगों को तैयार करना है, ध्यान रखना है। इसके बाद में प्रैक्टिकल के रिकॉर्ड से संबंधित कुछ सावधानियाँ, कुछ दिशा निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं, इनका भी आप लोगों को पालन करना चाहिए। चलिए, बस इतनी सी सावधानियां हैं, इतनी सी बातें हैं। इसके बाद में कौन कौन से प्रैक्टिकल हैं वो आप लोगों को यहाँ पे सारणी दे रखी है। आप लोगों ने अपने रिकॉर्ड के अंदर इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लिया होगा। इसका काम है वो आप लोगों से संबंधित नहीं है, ये आपके जो टीचर हैं, अध्यापक हैं, उनके लिए दिशा निर्देश हैं, उन लोगों को ध्यान रखना होगा। एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखें कि प्रत्येक के अंदर 6-6 प्रेक्षण जो हैं, 6-6 रीडिंग्स हैं वो आप लोगों को यहाँ पे लिखनी है। तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं जो आप लोगों को दिए गए हैं। इसमें एक भी एक्सपेरिमेंट ऐसा नहीं है जो आपके सिलेबस में नहीं है। तो पहले सेक्शन के अंदर आप लोगों को 6 प्रैक्टिकल लिखने चाहिए और जो कि इन 11 प्रैक्टिकल में से कोई 6 प्रैक्टिकल हो सकते हैं। उसके बाद में सेक्शन सी यानी जो आपकी ऑप्टिक्स के बाद की जो फिजिक्स शुरू होती है, फिजिक्स के चैप्टर नंबर 11 से लेकर के अंत में जो फिजिक्स शुरू होती है वो आपका सेकेंड सेक्शन में आता है। तो इसके अंदर भी आप लोगों को कुल मिलाकर के कितने 9, 10, 11, 12 और 13 प्रैक्टिकल दे रखें। इन 13 प्रैक्टिकल में से भी आप लोगों को अपनी कॉपी में 6 प्रैक्टिकल करने चाहिए। परीक्षा में दोनों सेक्शन में से कोई भी एक बड़ा प्रैक्टिकल आप लोगों को दिया जाएगा। तो ये सारी कहानी है वो आप अपने टीचर से, आप अपने विद्यालय के जो शिक्षक हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं। इतना ही।
आज के इस वीडियो में इन सभी दिशा निर्देशों को बहुत अच्छे से पढ़ें, इनको सुने, समझें और अपनी प्रैक्टिकल की कॉपी में लिखते समय इन निर्देशों का अवश्य पालन करें। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें और इसे अपने सभी फ्रेंड्स के साथ अवश्य शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।